Hello, welcome student. Today we will understand last point from the chapter of agriculture. In this point we will understand national economic in agriculture and employment and output of agriculture. Next, food security, impact of globalization in agriculture production. तो इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे बेटे. तो हमारे पास फर्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है. हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है 2010 के अकॉर्डिंग 10 और 11 के अकॉर्डिंग 52% एम्प्लॉयमेंट यानी कि मोर देन 50% पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. यानी कि हमारे पास आधी से ज्यादा जनसंख्या को ये एम्प्लॉयर बनाती है. कौन है? एग्रीकल्चर बनाती है. ओके. और वैसे हमारे पास देखा जाए तो जो जीडीपी होता है, जीडीपी जो हमने दूसरे चैप्टर में स्टडी की थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें तीनों ही सेक्टर का आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी. अब जो प्राइमरी सेक्टर है, इट मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है. सेकेंडरी और हमारे पास इंडस्ट्रीज या ये कहेंगे थर्ड जो सेक्टर हमारे पास है, टर्टियरी सेक्टर, उसके अंदर इसका शेयर जीडीपी में उसका शेयर ज्यादा हो रहा है. तो एग्रीकल्चर हमारे पास जीडीपी में कम शेयर करती है, कम रोल है, डिक्रीज हो रहा है. तो ये एक टेंशन का पॉइंट है. इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ स्कीम लॉन्च कर रही है. स्कीम लॉन्च करने के लिए हमारे पास आता है बेटा फर्स्ट है ICAR, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, कि लोगों को काउंसलिंग देती है और नई रिसर्च करती है. ये हमारे पास एक सेंटर, एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है जिससे लोगों को हेल्प मिलती है. ओके. सेकंड है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज. हिसार जो यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो केवल और केवल एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करती है. इससे हमारे पास एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ डेवलपमेंट होने का चांस हो जाता है. वेटरनरी सर्विसेज, जो डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वो वेटरनरी जो होता है, तो उन फील्ड में यानी कि जीन रेगुलेशन में उसकी नस्ल को सुधार करने के लिए वो भी हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व की जाती है. तो वेटरनरी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है. एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, इट मीन्स जीन रेगुलेशन पे काम हो रहा है. नई किस्म के नई जो हमारे पास नस्ल होती है उसके पासों तैयार किया जाता है. नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट यानी कि ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेशन. उसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेशन के लिए ज्यादा काम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की स्कीम लॉन्च करती है. हमारे यहाँ पे जो सब्सिडी, कई ऐसे इरिगेशन सिस्टम है, दूसरी जो फैसिलिटी हमारे पास सब्सिडी बेस पे दी गई है, उससे तहत कुछ पॉलिसीज होती हैं. उसमें ये बताया जाता है कि आपका जो फील्ड है उसके अंदर आप ये फ्रूट्स या वेजिटेशन ग्रो करने का ही काम करेंगे और उस पीजेंट्स को अपने उस एरिया में दिखाना होता है. उसके बाद वो सब्सिडी उसको मिल पाती है. नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, यानी कि जो मौसम विभाग के द्वारा रिसर्च भी की जाती है और उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास भी होता है और पहले अनाउंसमेंट भी हो जाती है. ओके. नेक्स्ट आइटम, इंक्रीज इरिगेशन पावर रूरल रोड. ये हमारी गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कैनाल या दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है. जो पेजेंट्स के पास ट्यूबवेल होते हैं उसमें जो पावर दी जाती है वो बहुत ही लो रेट पे मिलती है. रूरल रोड को डेवलप किया गया है कि उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सूटेबल रहे, उनकी कल्टीवेशन की आउटपुट है वो मार्केट तक इजीली पहुंच पाए. ओके. नेक्स्ट है प्रोवाइड सब्सिडी.
हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। लाइक आप लोग देखते हैं इरिगेशन सिस्टम के ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो ड्रप सिस्टम था, पहले इरिगेशन सिस्टम था जो हमारे ट्यूबवेल जो वाटर की सप्लाई करने के लिए होते हैं, उसमें इरिगेशन सिस्टम के लिए हमारे पास नोजल सेट की गई। उसमें सब्सिडी 90% सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती थी। तो वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाने का टारगेट उसका ये था कि वो पीजेंट्स पे बर्डन ना हो और इजीली उसको परचेज करके वो सेटअप हो सके और उसके बाद में उसकी हेल्प हो जाए। ओके, ये था बेटा कि इसमें आउटपुट के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है बफर स्टॉक, जो हमने इकोनॉमिक्स की बुक में स्टडी की थी, और दूसरा हमारे पास होता है बेटा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी हमने व्हाइट का प्रोडक्शन किया था, उसके बाद में हमने उसको मार्केट में सेल कर दिया और हमारी गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, बफर स्टॉक कर लिया। बफर स्टॉक हो गया, बड़े पैमाने पर उसको स्टोर करके रख लिया। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको पीडीएस के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उसको लोगों को सप्लाई कर देगी। इसमें फूड सिक्योरिटी के लिए हमारी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अकॉर्डिंग दिस प्राइस आवर पीजेंट्स sell their sell their crops in the market on the basis of a MSP। इससे कम में वो बेच नहीं पाता है, जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दिया उसके तहत उसको मिलता है। ओके, अब हमारी गवर्नमेंट ने जो एमएसपी डिक्लेयर कर रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रखा है, उसको परचेज करने का काम एफसीआई करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत हमारी फूड की या हमारी क्रॉप्स की परचेजिंग की जाती है और परचेजिंग करने के बाद उसको कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूम पीडीएस के तहत होता है। तो ये पीडीएस के तहत कंज्यूम करने के लिए हमारे कंज्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एपीएल और सेकंड होता है बीपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन्स और बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हमारी विलेजेस या सिटी के एरिया में म्युनिसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत के तहत उसको एक पहचान कर दी जाती है कि ये बीपीएल में है या एपीएल में। उसके तहत उसको कंज्यूम करने के लिए उस पीडीएस के तहत उसको सप्लाई किया जाता है, फूड प्रोवाइड किया जाता है। इट्स ओके। तो ये हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, इसकी गारंटी हमारी गवर्नमेंट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन इट मींस कनेक्टिविटी टू अदर कंट्री ऑन द बेस ऑफ एग्रीकल्चर। एंड ग्लोबलाइजेशन केवल एग्रीकल्चर से ही नहीं, बट हम यहाँ एग्रीकल्चर का बात कर रहे थे तब इसमें बताया है, बट वैसे किसी भी बेस पे हम दूसरे देश के साथ जो कनेक्टिविटी करते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन ही बोलते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। यानी कि उसके अंदर हमने हिस्ट्री के चैप्टर में इसके बारे में पूरी स्टडी कर ली। ओके, अब एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है बेटा, पॉजिटिव इफेक्ट देखिए इसका। एक पॉजिटिव इफेक्ट है और दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट तो ये है कि इससे कंपटीशन बढ़ गया। आफ्टर इंक्रीजिंग द कंपटीशन आवर क्वालिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जब हमारे पास कंपटीशन बढ़ेगा तो उसकी क्वालिटी अपने आप ही इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि उसको इंटरनेशनल मार्केट में अपने माल की सप्लाई करनी है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। दूसरा, अगर हमारे पास ओवरफ्लो हो जाता है तो हम अपने माल की सप्लाई दूसरी कंट्री में कर सकते हैं और फॉरेन कंट्री की करेंसी ले सकते हैं। इट्स ओके। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है इसका पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट ये है कि हमने इसके अंदर एक दूसरे से शेयर करने के बाद अपना रिफॉर्म सिस्टम, एग्रीकल्चर रिफॉर्म सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया है। दूसरी फैसिलिटी के लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारी पब्लिक दोनों ही अवेयर हुई है, क्योंकि दूसरे देश से कनेक्टिविटी होने के बाद हम उनसे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है नेगेटिव। नेगेटिव ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई होने से, ग्लोबलाइजेशन होने से कंपटीशन टफ हो गया, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी की सेल आउट कम हुई है।
दूसरा, हम इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने के लिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेते हैं और उसके लिए हमने पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स इनको यूटिलाइज करना होता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो पॉइजन की हो जाती है, जहरीली हो जाती है। इट्स ओके। अब उसके बाद में हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर हमने दूसरी हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट हो गया दूसरी कंट्री का माल अपने देश में सप्लाई हो जाता है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी सेल आउट नहीं होती है, यानी कि हमारे देश में हमारा ही माल नहीं बिक पाता। इस प्रकार से भी इसका नेगेटिव इफेक्ट। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।